हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज का हमारा जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? हार्ट के चैम्बर्स के बारे में पता होना चाहिए, हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले क्या बताती हूँ, सबसे पहले हार्ट के चैम्बर्स की बात करते हैं। तो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एवी वॉल। तो इन वॉल को हमने कॉमनली क्या बोला है? एवी वॉल। और वेंट्रिकल और ब्लड वेसल्स के बीच में जो वॉल होते हैं उसे हम कहते हैं सेमिलुना वॉल। अब राइट वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड होता है वो कौन सा वाला ब्लड होता है? CO2 वाला ब्लड। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो होता है O2 वाला ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल से जितना भी CO2 वाला ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। तो लंग्स में किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब एक बार लंग्स में ऑक्सीनेटेड हो जाता है तो वो ऑक्सीनेटेड होके कहाँ आ जाता है? रिटर्न लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो कौन सा वाला ब्लड है? O2 वाला ब्लड। इस तरीके से अभी हमने क्या पढ़ा कि जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड में CO2 वाला ब्लड राइट एट्रियम में आता है। और राइट एट्रियम में कहाँ से आता है? वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जितना भी CO2 वाला ब्लड है उसे कहाँ लाती है? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाता है। फिर लंग्स में ऑक्सीनेटेड हो जाता है। फिर ऑक्सीनेटेड होने के बाद में जितना भी ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या लेके आती है? लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टा में जाता है और एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल क्या होती है? कार्डियक साइकिल एक साइक्लिक इवेंट होती है दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग ईच बीट। ईच बीट मतलब नॉर्मली हार्ट रेट कितना होता है? तो नॉर्मली हमारा हार्ट रेट होता है 72 पर मिनट। मतलब 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मतलब 72 बीट्स पर मिनट। और हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एक बीट की बात कर रहे हैं। मतलब एक बीट में जितने भी चैम्बर्स है हार्ट के, तो उन चैम्बर्स में क्या क्या प्रोसेस हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। मतलब 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है, मतलब 72 बार बीट करता है। और एक बीट में क्या क्या प्रोसेस हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे? कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल की जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है वो ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.8 सेकेंड की। और इसके अंदर कार्डियक साइकिल के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो कार्डियक साइकिल के अंदर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब आपको पता होना चाहिए कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है। तो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। अब सिस्टोल की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेंट्रिकल्स की। कार्डियक साइकिल में हमें मेन किसकी बात करनी है? वेंट्रिकल्स की बात की जा रही है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या होता है कि वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे ही ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे वैसे ही जितना भी ब्लड है वो ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। अगर राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? एओर्टा में। इस तरीके से सिस्टोल के टाइम पे, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जितना भी ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? ब्लड वेसल्स में। अब अगर हम डायस्टोल की बात करें तो डायस्टोल का मतलब क्या होता है? डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। मतलब यहाँ पे वेंट्रिकल क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहे हैं। तो रिलैक्स का मतलब क्या होगा? जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो इसके अंदर ब्लड की क्या होगी? फीलिंग होगी। फीलिंग कैसे होगी? कि जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो दोनों एट्रियम से जितना भी ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। और जैसे ही वेंट्रिकल्स में आएगा तो वेंट्रिकल्स की क्या हो जाएगी? फीलिंग हो जाएगी। इस तरीके से अभी हमने क्या समझा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना और डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल का रिलैक्स होना।
इस तरीके से सबसे पहले हम कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है कार्डिक साइकिल की? इट इज़ डिफाइंड एज द सक्सेशन ऑफ, या फिर सीक्वेंस लेके चलो, सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन दी हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। कार्डिक साइकिल हम किसे कहेंगे? ये एक सीक्वेंस चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है हार्ट के अंदर ड्यूरिंग ईच बीट। हर एक बीट के टाइम पे क्या होती है? ये साइकिल चलती है। ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 पीरियड्स। उसी तरीके से वेंट्रिकल में भी दोनों डिविजन्स है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन है और डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन इसकी दे रखी है, तो नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है कार्डिक साइकिल की? 0.8 सेकेंड। मतलब हार्ट बीट करता है 1 मिनट में, हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 बार। और एक बीट में जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब एक बीट में जो कार्डिक साइकिल होती है उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? साइक्लिक इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। मतलब हर एक हार्ट बीट के टाइम पे जो साइक्लिक इवेंट्स चल रहे हैं या जो प्रोसेस हो रही है हार्ट के अंदर, कैसी प्रोसेस? सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जितना भी ब्लड है वो कहाँ चला जाता है? आर्टरीज में चला जाता है। इसके बाद में अगर हम डायस्टोल की बात करेंगे तो डायस्टोल का मतलब होता है हार्ट का रिलैक्स होना। तो जैसे ही हार्ट रिलैक्स होता है तो जितना भी ब्लड है वो फिल्ड हो जाता है, किसके अंदर फिल्ड हो जाता है? हार्ट में। तो इसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर डायस्टोल या डायस्टोल। अब यहाँ पे आप चेम्बर्स में भी देख सकते हैं। सिस्टोल किसे कहेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सिस्टोल के टाइम पे क्या होगा? दोनों वेंट्रिकल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जितना भी ब्लड है कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जितना भी ब्लड है वो पंप आउट हो जाएगा। अगर तुम डायस्टोल की बात करोगे तो डायस्टोल में क्या चेंजेस आएंगे? डायस्टोल का मतलब क्या होता है? हार्ट का रिलैक्स हो जाना और ब्लड की फीलिंग होना। तो यहाँ पे ब्लड की फीलिंग होगी, मतलब वेंट्रिकल्स की फीलिंग होगी। तो फीलिंग कैसे होगी? कि जितना भी सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा के थ्रू जो ब्लड आएगा वो राइट एट्रियम में जाएगा और पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड आएगा वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ? सिस्टोल में क्या हुआ? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ब्लड कहाँ चला गया? ब्लड वेसल्स में। और डायस्टोल में क्या हुआ? वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हुआ और जितना भी ब्लड है वो कहाँ चला गया? वेंट्रिकल्स में। मतलब यहाँ पे हार्ट के अंदर फीलिंग हो रही है, डायस्टोल में फीलिंग हो रही है। तो सिर्फ इतना समझिए आप कि सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। सिस्टोल मतलब ब्लड एम्प्टी हो रहा है और डायस्टोल मतलब ब्लड की फीलिंग हो रही है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के 2 इवेंट्स पढ़े। एट्रियल इवेंट्स अलग है, वेंट्रिकुलर इवेंट्स अलग है। एट्रियल इवेंट्स में दोनों आ जाएंगे, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। सिस्टोल मतलब एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डायस्टोल मतलब एट्रियल में रिलैक्सेशन हो रहा है। उसी तरीके से वेंट्रिकल में भी दोनों रहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसे सिस्टोल कहेंगे और वेंट्रिकल में अगर रिलैक्सेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब इसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? मतलब 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 बार। मतलब 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है। और एक धड़कन में कितना टाइम लगता है? मतलब एक बीट में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड, जिसे इसे ही हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। मतलब एक बीट के अंदर जो भी साइक्लिक चेंजेस आ रहे हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स में, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। अब यहाँ पे दोनों इवेंट्स है, एट्रियल इवेंट्स अलग है, वेंट्रिकुलर इवेंट्स अलग है। एट्रियल इवेंट्स में सिस्टोल डायस्टोल दोनों में टाइम लगता है। मतलब जब एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें 0.11 सेकेंड का टाइम लगता है। जब एट्रियम में डायस्टोल होता है तो उसमें 0.69 सेकेंड का टाइम लगता है। अब अगर वेंट्रिकुलर इवेंट्स की बात करेंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.27 सेकेंड और डायस्टोल में 0.53 सेकेंड। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो कार्डियक साइकिल है उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी हुई? 0.8 सेकेंड की। अब हम स्टेप बाय स्टेप कार्डियक साइकिल से रिलेटेड हम इवेंट्स पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसके सारे फेजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट फेजेस क्या है? मैंने आपको ये बताया था कि वेंट्रिकल्स
वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल ही पढ़ना है। अगर हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करेंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 2 फेजेस आते हैं। 2 फेजेस कौन से आते हैं? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन पीरियड। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन पीरियड दोनों में कितना टाइम लगता है? 0.27 सेकेंड्स का। अगर हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करेंगे तो डायस्टोल में 5 फेजेस आ रहे हैं। प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग एंड लास्ट रैपिड फिलिंग। इस तरीके से हम अलग अलग फेजेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट फेज़ है, वो फर्स्ट फेज़ कौन सा है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड की अगर हम बात करें तो इस फेज़ में क्या हो रहा है? तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड फर्स्ट फेज़ होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। मतलब यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं? इस फेजेस में ये चेंजेस आते हैं कि दोनों वॉल क्लोज मिलेंगे। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स अब क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जितना भी ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। तो इस फेजेस में सिर्फ इतने चेंजेस आते हैं कि जितना भी ब्लड है वो एट्रियम से कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल्स में चला जाता है और ब्लड की फीलिंग वेंट्रिकल्स में हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों वॉल क्लोज आपको मिलेंगे। दोनों वॉल क्लोज कैसे मिलेंगे? कि जितना भी ब्लड है एट्रियम से वेंट्रिकल में गया तो वेंट्रिकल में जाने की वजह से वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ पे एवी वॉल भी क्लोज हो जाएंगे और सेमिलुना वॉल भी क्लोज हो जाएंगे। लेकिन ब्लड का इजेक्शन नहीं होगा। इजेक्शन कौन से वाले फेज़ में होगा? सेकेंड वाले फेज़ में, जिसे हमने क्या बोला है? इजेक्शन पीरियड। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड को समझने के लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या शो कर रखा है? मैंने यहाँ पे हार्ट के 4 चैम्बर्स बताए। 4 चैम्बर्स कैसे? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले क्या होगा कि ये दोनों वॉल कौन से? एवी वॉल, ये दोनों एवी वॉल है और सेमिलुना वॉल। तो सेमिलुना वॉल और एवी वॉल दोनों इस फेज़ में क्लोज ही मिलेंगे। मतलब यहाँ पे इजेक्शन नहीं होगा, ब्लड बाहर नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ ब्लड के अकमुलेट होने की वजह से वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा और टेंशन बढ़ता जाएगा। तो टेंशन कैसे बढ़ रहा है? कि जितना भी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में गया, दोनों वेंट्रिकल्स में गया, और साथ में दोनों वेंट्रिकल्स में जाने की वजह से जो ब्लड का प्रेशर था, उस प्रेशर की वजह से क्या हुए? दोनों वॉल क्या हो गए? क्लोज हो गए। तो ये दोनों वॉल क्लोज हो गए, ये भी वॉल तो क्लोज हो ही गए हैं, और यहाँ पे जो हमारे सेमिलुना वॉल है वो तो ऑलरेडी क्लोज ही रहेंगे। इस तरीके से इस फेज में आपको दोनों वॉल क्लोज ही मिलेंगे। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में क्या चेंजेस आए? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में दोनों जो एट्रियम है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला गया? वेंट्रिकल्स में चला गया, जिसकी वजह से सडन यहाँ पे क्लोजर ऑफ आपको एवी वॉल मिलेगा। क्लोजर ऑफ एवी वॉल मतलब जितना भी ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, तो वेंट्रिकल्स में जाने के बाद में प्रेशर की वजह से ये दोनों वॉल क्लोज हो जाते हैं। कौन से वाले वॉल क्लोज हो जाते हैं? एवी वॉल। और क्लोज होने की वजह से ही यहाँ पे आपको एक साउंड मिलता है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्ट साउंड। इस तरीके से इस फेज़ में आपको फर्स्ट हार्ट साउंड मिलता है। अब क्या होगा कि इस फेज़ में आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एवी वॉल भी आपको क्लोज मिल रहा है। क्लोज क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही सडन रश हुआ ब्लड का एट्रियम से, जो ब्लड वेंट्रिकल में गया, तो वहाँ जाने की वजह से एवी वॉल तो क्लोज हो ही गए, साथ में आपके सेमिलुनार वॉल तो ऑलरेडी ये भी क्लोज रहेंगे। मतलब यहाँ पे ये वॉल नहीं खुलेंगे। ये वॉल कौन से वाले फेज में खुलेंगे? नेक्स्ट वाले फेज में, जो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? इजेक्शन पीरियड। इस तरीके से यहाँ पे देखिए फर्स्ट हार्ट साउंड लिखा है कि फर्स्ट हार्ट साउंड हमें क्यों मिलता है? तो इसका रीज़न क्या है? क्लोजर ऑफ द एवी वॉल एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड। मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों मिलता है? तो फर्स्ट हार्ट साउंड मिलता है क्लोजर ऑफ एवी वॉल, मतलब एवी वॉल के बंद हो जाने की वजह से। अब नेक्स्ट हमारा जो फेज़ है, वो नेक्स्ट फेज़ हमारा कौन सा है? इजेक्शन पीरियड। अब इजेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है? इजेक्शन पीरियड का मतलब ये होता है कि वेंट्रिकल से जितना भी ब्लड है इजेक्ट आउट होके कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। तो इजेक्शन भी 2 तरीके से होता है। इजेक्शन 2 तरीके से कैसे होता है
कि पहले जो ब्लड वेसल्स में जाएगा वो थोड़ा स्पीड में जाएगा और बाद में जो ब्लड जाएगा वो थोड़ा स्लो जाएगा। इसीलिए हमने इसको दो तरीके से डिवाइड किया है, रैपिड इजेक्शन पीरियड और स्लो इजेक्शन पीरियड। सबसे पहले इजेक्शन पीरियड की आपको नॉर्मल ड्यूरेशन पता होना चाहिए। नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है? 0.22 सेकेंड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या रीज़न बोला है? ड्यू टू दी ओपनिंग ऑफ सेमिलूना वॉल। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पे कौन से वाले वॉल खुल जाएंगे? सेमिलूना वॉल। जैसे ही सेमिलूना वॉल खुलेंगे वैसे ही ब्लड कहाँ चला जाएगा? दोनों वेंट्रिकल से बाहर आ जाएगा और कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। तो जो स्पीडली जो इजेक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? जैसे ही वॉल खुलते हैं तो खुलने की वजह से क्या होता है? एकदम रश के साथ ब्लड कहाँ चला जाता है? ब्लड चला जाता है ब्लड वेसल्स में। तो जो स्पीड में जो ब्लड जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रैपिड इजेक्शन पीरियड। और जो स्लो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्लो इजेक्शन पीरियड। तो यहाँ पे इजेक्शन पीरियड में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। इजेक्शन पीरियड में क्या हो रहा है एक्चुअली कि जब हमने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रिक्शन पढ़ा था तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रिक्शन में क्या हुआ था? जितना भी ब्लड है एट्रियम से कहाँ चला गया था? वेंट्रिकल्स में चला गया था। और इस फेज में ब्लड की वजह से इस चैम्बर्स के अंदर टेंशन बढ़ता गया था। टेंशन बढ़ रहा है लेकिन अभी कोई भी वॉल नहीं खुलेंगे, मतलब ना तो सेमिलूना वॉल खुलेंगे और ना ही एवी वॉल खुलेंगे। एवी वॉल तो खुलना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर एवी वॉल खुल गए तो खुलने की वजह से रिगर्जिटेशन होगा और ब्लड ऑपोजिट साइड में चला जाएगा, मतलब उल्टा ऊपर चला जाएगा, एट्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये वॉल क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड मिलता है और इस फेज में हमको दोनों वॉल क्लोज ही मिलेंगे, चाहे एवी वॉल की बात कहें या फिर सेमिलूना वॉल की बात करें, तो ये दोनों वॉल क्लोज हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट फेज में इजेक्शन में? क्या हो रहा है कि जब ये दोनों वॉल तो क्लोज थे तो अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बढ़ते जाने की वजह से क्या होगा? हमारे जो ये सेमिलूना वॉल है वो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। और खुलने की वजह से क्या होगा? रश के साथ में ब्लड, मैंने बताया है कि रश के साथ में जितना भी ब्लड है वो वेंट्रिकल से इजेक्ट आउट हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। इसीलिए हमने इस फेज को क्या नाम दिया है? इजेक्शन पीरियड। मतलब जितना भी ब्लड है वो रश के साथ में ब्लड वेसल्स में जा रहा है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जा रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? इजेक्शन पीरियड। अब दोनों में डिवाइड कैसे किया है? रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन का मतलब कैसे कि जैसे ही ये दोनों वॉल खुले, कौन से? सेमिलूना वॉल, तो जैसे ये खुले तो खुलने की वजह से एकदम स्पीड के साथ जो ब्लड गया तो उसे हमने क्या बोला? रैपिड इजेक्शन। और फिर बाद में बचा कुचा जो स्लो ब्लड गया तो उसे हमने क्या बोला? स्लो इजेक्शन।